नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति के लिए हर कोई अलग अलग माध्यम अपनाता है। किसी को रंगों से खेलने का शौक होता है, कोई अपने आप को मंच पर अभिव्यक्त करता है अभिनय के माध्यम से, कोई माध्यम सुनता है, मिट्टी को ही अपना साथी बना लेता है, मिट्टी के ज़रिए तरह तरह की कलाकृतियाँ तैयार करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्दों के शिल्पी होते हैं। शब्दों के ज़रिए वो कविता गढ़ते हैं, सिर्फ अपने ही दर्द को नहीं, पूरे ज़माने के दर्द को, दुनिया भर की बातों को उसके उन कविताओं के ज़रिए एक रूप देते हैं। और जब वो कविताएं हमारे हृदय को छूती हैं, हम उन कविताओं में भीगते हैं, तो वो हमें भावुक कर देती हैं। कभी हम उनमें इतना डूब जाते हैं कि हम एक और ही आयाम में चले जाते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन कवि से, बहुत ही नामचीन कवि से मिलवा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के ये कह सकते हैं, इन्हें मीर तकी मीर कह सकते हैं आप। इनका चूँकि नाम भी मीर अली मीर है, तो मुझे इतने बड़े शायर का नाम याद आ गया और मैं इनसे इनके नाम से उस नाम को जोड़ करके मुझे लगता है कि ये भी उसी मयार के हैं, कम नहीं हैं। और हैं तो ये छत्तीसगढ़ के, लेकिन पूरी दुनिया में लोग इनको सुनते हैं, इनके मुरीद हैं, इनकी कविताओं के चाहने वाले हैं। तो आप सबके बहुत प्यारे, बहुत अपने कवि मीर अली मीर साहब इस वक्त मेरे सामने हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए, मीर अली मीर के नाम से लोग आपको जानते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे भी कोई और नाम है। आपका असली नाम क्या है? क्योंकि इस नाम से तो आप बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन असली नाम क्या है? बहुत अच्छा, हमने ये बात जो है समाज में जानी भी चाहिए। मेरा असली नाम है सैयद अयूब अली मीर, और मैं अली मीर के नाम से क्षेत्रीय कार्यक्रमों में कविता पढ़ने जाया करता था। एक मेरे मित्र हुआ करते थे, बेचारे अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। बलौदाबाजार में वो कार्यरत थे, दत्तात्रेय अग्निहोत्री जी। उनके घर में रुका था एक कार्यक्रम में, तो अपने घर में उन्होंने रोक के फिर एक रात में सलाह दी, बोले यार थोड़ा अधूरा लग रहा है, मीर अली कर देते हैं इसको। तो मीर अली मीर वो नाम दत्तात्रेय अग्निहोत्री का दिया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं इसी नाम से काव्य मंचों में जाकर के रचनाएं पढ़ने लगा, तो ये मेरा स्टेज नेम हो गया मीर अली मीर। तो मीर से फिर आप कविताओं में अमीर हो गए बहुत एकदम, और लोगों को भी इस अमीरी से आपने भर दिया। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पैदाइश हुई और परवरिश कहाँ हुई, ये भी जानना चाहेंगे। पैदाइश मेरी कवर्धा, अभी कबीरधाम जिले में है वो। तो सकरी नदी के किनारे हमारा वंशानुगत परिवार का रहन सहन हुआ, और उस ज़माने में मैं पढ़ाई वहीं किया, हटरी पारा स्कूल। उस समय वहाँ बिजली नहीं थी। अच्छा। मैं 1953 मेरी पैदाइशी है। तो उस समय क्या है, स्कूल जाते थे तो ऐसा हाथ पकड़ा के उम्र का अंदाज़ा लगा करके लिखते थे कि अभी स्कूल में पढ़ने के लायक हो गया। उसके बाद पारिवारिक कुछ ऐसा, हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी सब पटवारी रहे, और इनका ट्रांसफ़र बहुत होता था। तो मैं और चाचा जी हमारे ग्राम सेवक, तो किसानों के साथ गांव के लोगों का सर्विस के कारण बड़ा आत्मीय संबंध रहा हमारे परिवार का। तो मैं 7 जगह मेरी पढ़ाई हुई किस्तों में। मैं पहले कवर्धा में पढ़ने के पहले मैं वहीं पर सहसपुर लोहारा है, वहाँ हमारे पिताजी पटवारी थे, तो वहाँ ले गए। फिर हम दादाजी के पास कवर्धा आ गए। फिर दादाजी रिटायरमेंट के बाद कवर्धा के राजा ने उनको अपना एक गांव दे दिया देख रेख करने के लिए। खेती बाड़ी, नौकर चाकर, राजमहल जैसे माहौल। उस जमाने में हम मेड इन इंग्लैंड कप में चाय पीते थे।
बिस्तर वैसे जी। रहता था फॉरेन का। राजाओं जैसे हमारी लाइफ रही दादा के साथ। दसरंगपुर में 4वीं और 5वीं पढ़ा। और उस समय चीन ने भारत पे आक्रमण किया था, 1962 की बात है। उसके बाद चाचा जी के पास में आ गया। फिर बीच में हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ, तो अभी दुर्ग के आगे 8 किलोमीटर अंडा गांव है। जी। उसके आगे मैंने बालोद जिले में लाटा बोर्ड है, वहाँ पढ़ा। फिर चाचा जी के पास आया तो श्याम नगर बोलते हैं आजकल, वो चचौत था, वहाँ रहा। राजीव के पास बरोंडा गांव है, वहाँ पढ़ा मिडिल स्कूल। फिर हायर सेकेंडरी स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ने के लिए मैं राजीव आ गया। मतलब बड़ी खाना बदोश जैसी वो रही जिंदगी पढ़ाई के मामले पढ़ाई के मामले में, है ना। और फिर नई नई जगहों को देखना, नए नए लोगों से मिलना, लेकिन बचपन की वो यादें बड़ी मीठी होती हैं। और क्योंकि आप बहुत बेफिक्र होते हैं, दुनिया भर की चिंताएं जो हैं वो माँ बाप के लिए होती हैं। बच्चे तो वो उनकी बड़ी मासूम सी दुनिया होती है। बचपन की कौन सी मीठी याद है आपके जहन में? मीठी यादों से मैं अपने बताऊं कि जैसे घर बदलता था पड़ोसी बदल जाते थे। अच्छा। जहाँ भी मैं गया, जी। जहाँ भी मैं रहा, तो मिडिल स्कूल के पहले जब प्राइमरी स्कूल में मैं था दसरंगपुर में, तो उस समय हमारे स्कूल के टीचर शंकर लाल जी कश्यप वहाँ हेड मास्टर थे, मिश्रा जी थे हमारे क्लास टीचर। वो एक नाटक प्ले कराए, उसका नाम था महाराणा प्रताप। न मुझे महाराणा प्रताप बनाया गया। ओ। दादाजी का वो कोसे का कुर्ता, हाँ। उनका वो गोल ग्लास वाला चश्मा, और फिर मार्केट से खरीदा हुआ वो मूछ, और उनकी वो कुबड़ी वाली लाठी लेकर के वो रोल प्ले किया। तो वो गुरुजी ने मुझे एक कविता रटाई थी। वो कविता मेरे जहन में आज भी है कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। वाह वाह वाह। और जो चोरी से मेरे घर पर अपनी नजर उठाएगा, वह पापी वीरों के हाथों मिट्टी में मिल जाएगा। कि रंच मात्र धरती भी देना हमें नहीं स्वीकार है, और भारत का हर वीर सिपाही पत्थर की दीवार है। तो ये मान के चलें कि ये जो शब्द थे, ये आपके लिए कविता का पहला संस्कार थे? बिल्कुल शुरुआत में इतना क्लिक कर गया। जी। उसके बाद उन्होंने कहा यार तुम एक भजन भी गाओ। हम्म। तो बचपने में मुझे अयूब, मैंने निक नेम की जगह में अयूब बोला करते थे, तो हमारे टीचर मुझे अयूब नाम से बोल, पूरा नाम नहीं लेते थे। यार एक भजन गाना है, तो भजन भी मैं उस जमाने में याद करता हूँ कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि शिव भोले बम बम भोले, सेवक चरणों में लाज हो प्रभु, पार लगा दो नावरिया। मैंने 60 साल पुरानी ये पंक्तियां हैं। मैं इन पंक्तियों से मुझे जो बात कहनी है वो ये कि आज हमारे देश में जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल है, घृणा का, नफरत का, संकीर्णता का, लोग एक दूसरे के लिए दुश्मन बने हैं, जहर उगलते हैं, ऐसे में क्योंकि हम लोग भी जिस माहौल में पले बढ़े हैं, बड़ा सेकुलर का उस तरह का माहौल हुआ करता था। कहीं ये उसमें ना कोई संप्रदाय, ना धर्म, उस तरह की कोई बात आती थी। और मुझे लगता है कि आपकी भी परवरिश एक ऐसे ही माहौल में हुई। बिल्कुल सही बात। मेरे को अभी तक आज के तारीख में भी आभास नहीं हुआ जी। कि मैं किन लोगों के बीच कहाँ कैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। बड़ा मिलनसार लोग मिलते हैं, मुझे मेरा नाम पुकारते हैं तब उन लोगों को आभास होता है कि ये मीर अली मीर है। अदरवाइज वो जान नहीं पाते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं किस धर्म का मानने वाला हूँ। ये बड़ी परीक्षा रहती है मेरे समाज में। तो सबसे बड़ा धर्म तो वैसे भी इंसानियत है। इंसानियत। और दूसरी बात क्या है कि आपको अभी मैं सुन रहा था, एक तो क्या कि तरन्नुम में आप बहुत मीठा गाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मुस्लिम परिवार जो होते हैं वहाँ पर उर्दू का बोलबाला होता है और उर्दू लाजमी है, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी में भी लिखते हैं और हिंदी में भी। और हिंदी का तो मैंने अभी ये जो जिस तरह से उसकी निर्झरणी बही है वो मैंने
खुद महसूस की है, हमारे दर्शकों ने भी इसको देखा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उर्दू भी सीखी और या सिर्फ़ छत्तीसगढ़ी में आपने कविताएँ और हिंदी में कविताएँ हाँ, पढ़ी? मैं हिंदी में, उर्दू में और छत्तीसगढ़ी में। अच्छा। क्योंकि उर्दू एक ऐसी भाषा है, उसको अगर नियमित रूप से ना पढ़ा जाए तो आदमी भूल जाएगा। तो उसके लिए भी मैं अपने आप को प्रिपेयर करते रहता हूँ। लेकिन उतनी गाढ़ी उर्दू नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की सोसाइटी में रहने का जी। मौका नहीं मिला। गांव में रहे तो ग्रामीण परिवेश की पकड़ ज़्यादा है, और हायर सेकेंडरी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर रहे तो हिंदी का बोलबाला रहा। तो इस प्रकार से तीनों भाषाओं में मैं अपनी बात मंच के माध्यम से कहता हूँ। आपने कहा कि मंच के माध्यम से कहता हूँ, तो हम चाहेंगे कि अभी तो हमारे सामने ये छोटा-सा मंच है और कोई एक रचना सुनाइए, फिर आगे बात बढ़ाएँगे। एक अचानक कोई बात, अभी एक एरोप्लेन मूड की बात हो रही थी, तो एरोप्लेन में जाते समय जब कपसीले बादल प्लेन के नीचे दिखाई पड़े, तब मेरे मन में कविता का जन्म हो गया। देखो, हवाई यात्रा में भी कविताएं बन जाती हैं। एक क्लिक हुआ। क्योंकि मन हवा में उड़ता है ना, बहुत ऊंचे उड़ता है ना, उसकी कल्पना की उड़ान हवाई जहाज से भी ऊंची है मन की। तो जी, कौन सी कविता है? कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, कि बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, और घुंघरुओं की सांस को सहेज ना बटोर कर। कभी कल्पना कर सकता है कि घुंघरू का मुंह खुला हुआ है और वो सांस ले रहा है। मैं तो बादलों की प्यालियां जब आप बना रहे हैं तो आप सोचिए ना, कितने जो बिंब हैं आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी आगे, मैं बीच में कि दखल नहीं देना चाहता। घुंघरुओं की सांस को सहेज ना बटोर कर, खनक छनक की रागनी प्यास को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही, द्वार पे खड़ी हसीन आस को भिगो रही, चांद रात चांदनी प्यास को भिगो रही। अब आपने तो हमारी प्यास जगा दी है, कविताएं और भी सुनेंगे। लेकिन जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं, आप लगता है कि वो आपके पूरे डीएनए में चली गई है, खून में चली गई है। मतलब वैसे भी अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, इस भूमि की, इस धरा की, इस मिट्टी की खुशबू आपकी रचनाओं में आज महसूस कर सकते हैं, उसकी ऊष्मा को हम महसूस कर सकते हैं। कौन सी बात आपको छूती है इस मिट्टी की? मैं गांव में रहा तो गांव की जो सांस्कृतिक विरासत है और गांव के लोगों की जो सादगी है, मैं आज से 50 साल पीछे जाके जब सोचता हूँ, देखता हूँ, तो वो चीज़ें अब मेरे दिमाग में आती है और मैं उनको कविताओं के रूप में ढालने का प्रयास करता हूँ। गांव में मैं देखा कि छोटे बेटा के बाँटा में दाई कावर, जब भी माँ बंटवारे में छोटे बेटा के हाथ में आती थी, ये गांव में मैंने देखा। जी जी। उसके बाद गांव का बंटवारा देखा। उसके बाद स्कूल के आसपास छोटे छोटे रोजगार करने वाली महिलाएं जो पिपरमेंट बेच के, बिस्किट बेच के, केला बेच के अपने घर परिवार को चलाती है। तो ऐसे ऐसे विषय को लेकर के मैं कविता लिखने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं, समाज में दिखलाई नहीं पड़ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं एक वातावरण बनाता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं अपनी कविताओं का रचना करता हूँ। अभी मैं एक रचना हिंदी में लिख रहा था जी। कि तुम तो हो पनघट की छाया, शीतल मंद सुगंध लिए, के बीते सावन की यादों में खिले फूल मकरंद लिए। तुम तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, वो जो बैठे इतने करीब अपनी
निस्मत है, कितने परवाज लिए बैठे हैं, अपनी निस्बत है। आंखें नम रोज हुई जाती हैं पैबंद लिए, कि तुम तो हो, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। हमारे लिए तो आप ही हैं अभी। और आपकी कविता में परवाज़ शब्द आया। कविता को परवाज़ चाहिए, कवि को परवाज़ चाहिए। और यादों के फूल एक पंक्ति आई, तो आज तो इस बातचीत में यादों के फूल ही हम उनको खिला हुआ देख रहे हैं, उनकी खुशबू को, गंध को महसूस कर रहे हैं। मीर साहब, ये बताइए मुझे कि कवि को बहुत सारी चीज़ें बेचैन करती हैं, और जब बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो कविता के रूप में बाहर आती है। कौन सी चीज़ आपको बेचैन करती है? हाँ, सामाजिक परिवेश। जब मैं समाज में जाता हूँ, ऐसा कोई सामाजिक परिवेश नहीं है, जातिगत धारणाओं को लेकर के जब मैं लोगों के बीच पहुँचता हूँ और लोगों की बात सुनता हूँ और लोगों के मन में मेरे प्रति जो सद्भावना जन्म लेती है, तब मुझे ऐसा कभी आभास नहीं हुआ कि मैं किस परिवेश में। तो वो परिवेश का असर कलम के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करता हूँ जी। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारे परिवेश में, पूरे देश में, पूरे विश्व में इतने विषय कवि के सामने उपस्थित हैं, और उन्हीं विषयों को लेकर मैं मूलतः छत्तीसगढ़ी में मेरी जो भावनात्मक लगाव ज़्यादा है, और क्योंकि मैं उसी में डूबा हुआ हूँ, माँ के दूध से मुझे छत्तीसगढ़ी मिली है, ज़िंदगी भर छत्तीसगढ़ी में बात की। उनका गांव मुंगेली ज़िले से 15 किलोमीटर अंदर प्रतापपुर, वो ममियारो हमारा पूरा बाड़ा, तो वहाँ का माहौल का मुझे असर हुआ। कन्हारी मिट्टी होने के कारण वहाँ दीवार नहीं बनते थे, तो कोरिया गांथे भितिया, माने कोरई गांथे भितिया, घास फूस की लकड़ियों को इकट्ठा करके दीवार बनाते थे, फिर मिट्टी से छापते थे और गोबर से लिपते थे, और किसानी का माहौल। और जब हम वहाँ जाते थे तो हमें नाश्ते में क्या मिलता था? सुबह गरम गरम चावल और बेसन की तरकारी। ये सब चीज़ों को मैं देखता था। मैंने समाज से हट कर के आप जाओ तो कितना परिवर्तन दिखता है समाज में, कितने अच्छे लोग मिलते हैं, और उन लोगों के बीच जब उनकी भावनात्मक इकाई को देखते हैं, ऐसी संभावनाओं को देखकर ही मैं कविताओं का विषय का चयन करता हूँ, और फिर उस विषय के प्रति अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक रचना लिखी छत्तीसगढ़ी में, नंदाजही का जी। मैंने नंदाजी मतलब विलुप्त हो जाएगी क्या? स्वागत है, सुनाइए, क्योंकि आप तो तरन्नुम में लाजवाब पढ़ते हैं, कविता बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा है कि त्योहार हमारा स्वागत कर रहा है, छोटी दिवाली जो है जी, वो आपकी खुशी में भी जैसे पटाखे छूट रहे हैं जी। हमारा छत्तीसगढ़ कैसा है देखिए, खादर के छानी माटी के बिटिया, गोबर पानी लिपा, और माटी के चूल्हा माजेवन चूरा थे, छेनायागी गुंगुआ परोसी नागी मांगे बरिया। और जहाँ गंगा मैया को छत्तीसगढ़ आना पड़ा, ये वो पवित्र भूइयाँ है कि पावन जल माटी चुप रे बर, यह खलबल खलबल आथे ना, और रमई पाट माँ जाके देखे गंगा माथे ना। कितना सुंदर छत्तीसगढ़ के गुणवंतिन दाई मोर, धनवंतिन दाई मोर, मैया पैया लगाओ तो, के भरे कटोरा धान के, भरे कटोरा धान के, तोर चर्चा रहे शोर, गुणवंतिन दाई मोर, धनवंतिन दाई मोर, मैया पैया लगाओ तो। कितनी सादगी, जो कितना अच्छा लगता है उसमें। मैं बहुत सारी चीज़ मैं नंदाजही का इसीलिए मैं लिखा, इतना अच्छा हमारा छत्तीसगढ़।
मीर साहब, आप जब अपने ज़माने की बचपन की बातें कर रहे हैं तो मैं भी, जैसे कहते हैं ना, अतीत में चले जाते हैं, फिल्म का एक फ्लैशबैक होता है, पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं और जैसे सब कुछ चित्र की तरह आपके सामने चलने लगता है। जब आप वापस लौटते हैं वर्तमान में तो बहुत कुछ बदला हुआ पाते हैं। अब हमारे सामाजिक मूल्य बदल गए हैं, हमारे मानवीय मूल्य बदल गए हैं, जीवन मूल्य, हम शायद बहुत कमर्शियल हो गए हैं। और कई लोग कहते हैं कि वो जो पुराना समय था वो बहुत अच्छा था, उसमें ये होता था, ऐसा भाईचारा था। आपने जो अपने बचपन की बातें की, ननिहाल जाते थे आप, तो आपको क्या लगता है कि वाकई बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और उनका दुख आपको भी होता होगा? कहीं ना कहीं मन में एक टीस उठती होगी जो बाद में फिर वो कविता बन जाती होगी। बस वही तो है, मैंने इसमें कल्पना के साथ साथ जो सच्चाई है। जी तो मैं आपको एक अपनी छत्तीसगढ़ी की कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक मैंने रखा है नंदा जही का। अच्छा, ये तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हो गई है, बहुत जगह जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ी लोग गए हैं वो इसको सुनते हैं। जी ज़रूर यहाँ सुनाइए। हिंदी के सुनने वालों को इसका मतलब बता दूं, नंदा जही का माने विलुप्त हो जाएगी क्या, बहुत सारी चीजें। चिंतन है छत्तीसगढ़ी का इसमें। जी ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू। ये अररा तता और छो ये कोड वर्ड हैं। हमारे पुरखा सियान लोग कितने हजार साल पहले कोड वर्ड बनाए थे। अररा माने राइट साइड जी और तता तता माने लेफ्ट साइड, गाय बैल के लिए। जी जी ये संस्कार देखो। जी। ए नंदा जही का रे, नंदा जही का रे, नंदा जही का, कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू। के होत बिहनिया पखरा के आगी, टिड़गा है चोंगी टिड़गा है पागी, नोई झूले जस गरकस माला, धारे कसेली दौड़त हे ग्वाला, टिड़गा लौड़ीला बाखा दबाए, बंसी के धुनमा धेनु चरैया, नंदा जई का। के रच रच मच मच गेड़ी मचैया, गाँव गली माँ पड़की नचैया, मांदर के छाप मोर हंस रचाए, पंछी के झुल्ला गाए बजाए, गाँव के लीला चाउर के चीला, मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया, नंदा जई का। के जिमी कांदा कन सैया उसनागे, लेड़गा बरी के बनैया नंदागे, दार के पीठिया दौरी बरीला, चेच भाजी संग धरे जोड़ीला, मही बिलोए पठोए मंगाए, डुबकी कढ़ी के रंधैया, नंदा जई का। इसमें आपने कहा नंदा जाही क्या विलुप्त हो जाएंगी, और सच में जैसे कुछ चीज़ें हमारे हाथ से फिसल रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। गांव जो है वो कस्बा बनना चाहते हैं, कस्बा शहर बनना चाहता है, और शहर जो है महानगर बनना चाहते हैं, और फिर वो अपना चरित्र बदल लेते हैं। अब जो है वो चीज़ें जिनकी मासूमियत हमको छूती है, वहाँ जब चालाकी आने लग गई, जब लोग बिल्कुल वणिक बुद्धि के होने लगते हैं, व्यावहारिक बुद्धि बहुत तेज़ होने लगती है, तो कहीं ना कहीं वो जो आप बहुत कैलकुलेटिव होता है ना, रिश्तों में कैलकुलेटिव हो जाता है। तो हर चीज़ में जब पैसा आएगा, जब स्वार्थ चला आएगा, तो ये जो बहुत ही मासूमियत है ये कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती है। आज जो लोग हमारे अपने प्रदेश से जब बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, तब उनको समझ में आता है कि अपने गांव को छोड़ने का, कस्बे को छोड़ने का, घर को छोड़ने का दर्द क्या होता है, क्योंकि वो जो अपनापन उसको वो बहुत मिस करते हैं। क्या बात। और मुझे लगता है कि आपकी ये जो कविता है ये लोगों को कम से कम कुछ देर के लिए छत्तीसगढ़ वापस ले आती है, उन गाँव की ओर लौटा के ले जाती है, उन पगडंडियों की तरफ ले जाती है जहाँ पर वो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में हैं। और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि वो बैलों के लिए ना कि दाहिने जाना है कि बाएं बाहर जाना है। जाना है। तो कभी भी तो लोगों को रास्ता बताता है
कि कौन से रास्ते जाना है, दायां रास्ता ठीक है या बायां रास्ता ठीक है या बीच का रास्ता ठीक है। तो मुझे लगता है कि कवि जो है वो पूरे समाज को जागृत करता है, उसको दिशा देता है और उसको बार बार एक पूरे समाज को, जो भूला हुआ समाज है, उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी जड़ें कहाँ पर हैं, तुमने अपने आप को कहाँ छोड़ा है, कहाँ बिसरा दिया है, कौन सी चीज़ें तुम खो रहे हो। तो ये कवि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चूँकि छत्तीसगढ़ से आपकी इतनी मोहब्बत है, तो घर में जो है आप लोग वो छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं? हमारे घर में, क्योंकि मैंने बच्चों को हायर एजुकेशन में उनको इतना ज़्यादा प्रेफर करता रहा कि अच्छे विषय पढ़िए, आप अच्छी भाषा आपको आनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो पारिवारिक स्नेह है वो भी बना रहे। तो आज भी मैं अपने परिवार से बात करता हूँ तो छत्तीसगढ़ीयापन आ ही जाता है बोलचाल की भाषा में। और मेरे सारे बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलने में, पढ़ने में बहुत समझदार हैं, क्योंकि गांव में रहे। तो गांव के लोग, हमारे बच्चे जब हिंदी बोलते थे तो बच्चे लोग, गांव के लोग हिंदी बोलते ऐसे देखते थे हमारे बच्चों को। जब हमारे बच्चे छत्तीसगढ़ी बोलना शुरू किए तब उन लोगों को लगा कि भाई ये लोग हमारे बीच के लोग हैं। तो आज भी हम लोग अपने घर परिवार में भी छत्तीसगढ़ी और हिंदी मिक्स भाषा बोली में बात करते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, परिवार में अचानक कोई, जैसे आप आ गए, तो हम लोगों को बातचीत करने का तरीका हमारा बदलना पड़ता है। और हम लोग आपस में कहीं रहते हैं तो बीच बीच में अपने छत्तीसगढ़ियापन, वहाँ के छत्तीसगढ़ का खान पान और रहन सहन और बोली भाषा के प्रति प्रेम हमारे परिवार में है। वरना नंदा जाए ना। नहीं नंदा होगा। अगर ये सब इसकी आदत नहीं डालेंगे, भूल जाएंगे ना, फिर तो नंदा जाएगा। जी, वही मैं कह रहा हूँ। और एक चीज़ और, जो आपने मुझे एक बीच में भजन जो था आपके स्कूल के दिनों में, आपने शिव जी का भजन मुझे सुना। देखिए, मैं वही लौट के आ रहा हूँ कि हम जब हमारे देश का जो सांस्कृतिक वैविध्य है वो बहुत ही सुंदर है। इतने तरह के मतावलंबी हैं, तरह तरह के धर्म हैं, मज़हब हैं, उनको मानने वाले, लेकिन उसके बावजूद सबसे खूबसूरत रंग है हमारी एकता का। हम होली मिल के मनाते हैं, ईद मिल के मनाते हैं, दिवाली मिल के मनाते हैं, और दूसरों के त्योहारों के प्रति भी वही सम्मान, वही जो मुझे लगता है कि आपकी परवरिश भी एक ऐसे ही माहौल में हुई। बिल्कुल, मैंने बताया ना, मैं आज तक मैं जिन लोगों के बीच आज भी वर्तमान में भी रहता हूँ तो मुझे आभास नहीं होता कि मैं किन लोगों के बीच हूँ। ऐसा सामाजिक परिवेश मिलता है और सारी संस्कृतियाँ मेरे में आपको सारी, मैं राम पे भी लिखता हूँ, राम पे कविताएं पढ़ता हूँ, कृष्ण पे पढ़ता हूँ, महाभारत के मंच में, रामचरितमानस के मंच में मुझे कविताएं पढ़ने के लिए लोग बुलाते हैं। मोहल्ले में जैसे 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस हम मनाए तो मोहल्ले वालों ने मेरे से झंडा फहराया। आप मीर साहब के हाथों से आज झंडा फहराया जाएगा। ये मेरे लिए भी स्वर्ण काल रहा है जीवन का, और कभी आभास नहीं होता। हम लोग सुबह शाम जब भी लोगों से मिलते हैं वही आत्मीयता है, वही अपनापन है। और गांव में रहने के कारण गांव की सारी संस्कृतियां मुझे मुँह ज़बानी याद है। जैसे अभी आज का आप देख, छोटी दीपावली है तो ईख खरीद के लाएंगे, गन्ना खरीद के लाते हैं। हो सकता है हमारे बहुत सारे लोगों को, नई पीढ़ी के बच्चों को ना मालूम हो, लेकिन आपको मालूम। मंडप बनाते हैं, शालिग्राम, तुलसी माता, इनके बीच शादी ब्याह का एक संस्कार होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं छत्तीसगढ़ के गीतों में लेता हूँ। मीर साहब, जैसे कपड़े का एक होता है ना, एक ताना होता है और एक बाना होता है। समाज का भी तो यही ताना बाना है, और वो ताना बाना अगर कसा हुआ रहे, ठीक से वो मिला रहे, तो बहुत सुंदर कपड़ा बनता है। फिर उसमें रंग भी फिर वैसे ही आते हैं। तो ये जो हमारे मन का भी ताना बाना, हमारे समाज का ताना बाना भी बहुत सही चीज़ है। अब मैं आपकी कविता पे वापस फिर से आता हूँ कि कई लोग हैं वो जैसे कहते हैं ना कि छपाई केंद्र होता है, रोज़ कविता लिखे जा रहे हैं, लेकिन आप वो कविता में सौंदर्य है या नहीं है, ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। आप कब लिखते हैं? जब कविता बहुत विवश करती है तब लिखते हैं? अचानक कोई विचार आपके भीतर चला आता है? और कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि सोने की तैयारी कर रहे हैं और अचानक कविता कहीं से वो एक विचार आपके अंदर कौंध गया
और आपने नींद उसी समय त्याग दी और आप लिखने बैठ गए, ऐसा होता है आपके? हाँ, ये मैंने कविता लेखन के बारे में तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैसे एक बिजली की तरह जी। चमक पैदा होती है और उस चमक में कुछ पंक्तियाँ दिमाग में आती हैं, तो तत्काल उन पंक्तियों को न लिया जाए तो दूसरे दिन हम उसको भूल जाएंगे। तो मैं दिन में पढ़ता भी खूब हूँ। जब भी मेरे घर में कोई आते हैं तो मेरा कुछ ना कुछ पढ़ते हुए लिखते हुए लोग पाएंगे। तो क्या होता है, शुरू की दो पंक्तियां कहीं मिल गई पढ़ते पढ़ते, तो मैं उन दो पंक्तियों को अपनी डायरी में या पेपर में या कोई भी कागज़ में नोट कर लेता हूँ। फिर उस पर चिंतन करके उसको आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने बादलों की प्यालियों में रोशनी परोस कर क्या 2 पंक्तियां! महीने लग गए 8 लाइन लिखने में। नहीं, आप सोचिए ना कितना मासूम और कितना खूबसूरत बिंब है ये हम्म। बादलों की प्यालियां। तो ये वही सोच सकता है एक तो जिसने ना कुदरत को ना उस रूमानियत से देखा है। अच्छा, मैंने ऐसी कविताएं लिखी इतनी नाजुक कि मोर पंख से मारोगे तो टूट जाएगी। क्या बात है, क्या मोर बात पंख से है। जी मारने से कविता की पंक्ति टूट जाए, ऐसी पंक्तियां में लिखी, छोटी जी पंक्तियां जी, जरूर स्वागत है, कि सुनाइए। बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर। केवल 4 लाइन है इसमें कि बेसुध पड़ी थी तुम फूलों की सेज पर, अपलक निहारता रहा, इस बात का डर था पलकों के झपकने से कहीं शोर हो न जाए। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, कि क्या बात हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, कि हमने पलकों की चादर हटाई नहीं, अश्कों का वो समंदर पिघलता रहा, अकतरे की शक्ल में आंसुओं की लड़ी, लब से टकरा के दामन भिगोते रहे। ये नाजुक कविताएं मैं लिखता हूँ। मुझे लगता है ना आपकी कविताओं में एक ना वो जो फक्कड़पन और बलंगपना भी है। देखिए, साहित्य परिदृश्य की बात करें तो बहुत बड़े बड़े माधवराव सप्रे जिन्होंने पहली कहानी लिखी हिंदी की, वो यहाँ से थे। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा। फिर अगर इधर आए तो पवन दीवान साहब, फिर हरि ठाकुर और लक्ष्मण मस्तूरिया जैसे, नारायण लाल परमार जी। तो मैं उस परंपरा से आपको अगर मैं जोड़ूं तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं राजिम में मैंने 9वीं 10वीं 11वीं की जी। सन 71 में मैंने हायर सेकेंडरी किया। और देखिए, जैसे आप आज का सौभाग्य मैं देखता हूँ और उस जमाने का 1969 में मैं राजिम आया, गांव का था एकदम गंवार, न जूते न चप्पल, खाकी हाफ पैंट हाफ शर्ट, लेकिन वही अंदाज की कविताओं में, भाषण में, खेलकूद में, स्कूल में भाग लेना, एनसीसी में भाग लेना, स्काउट में भाग लेना। तो स्काउट, एनसीसी, खेलकूद, कविता, भाषण, इनमें भाग लेने के कारण हम लोगों से रचनाएं मांगते थे। पहले हमारे चाचा जी, उनसे मैं लिखाया करता था। जब शहर में आ गया रांची में, दीवान जी के आश्रम के बाजू में हम लोगों को किराया के मकान में रहना पड़ा। ये सौभाग्य था कि पवन दीवान उस समय आश्रम में, संस्कृत की उनके विद्यालय का चलन था। लक्ष्मण मस्तूरिया जी वहाँ पर रह कर सिलाई मशीन चलाया करते थे। तो हम आते जाते नदी में नहाते जाए, दीवान जी से मुलाकात। नदी में नहाते थे आप लोग? हाँ, दीवान जी भी नहाते थे। अच्छा। उस घाट का नाम सोनतीर्थ घाट था। और बाद में फिर आपने कविता की नदी में डुबकियां लगा? हाँ, सोनतीर्थ घाट था। दीवान जी के साथ उठना बैठना, तो कविता भाषण हम लोग मांगने जाते थे दीवान जी से, डर डर के। तो उसका हम सिफारिश हमारा करती थी उनकी बहन रत्ना, साथ में रहती थी दीवान जी के, दोनों बहनें। तो रत्ना से बोलते थे, दीदी आज तुम बोल दो हमको कुछ मिल जाए, गीत वगैरह दीवान जी का। तो दिए 1-2 बार। बाद में एक बार जोर से नाराज हो गए। छत्तीसगढ़ी में बोले, कहाँ पढ़ते तुम? 11वीं तो खुद नहीं लिख सको, कल 4 लाइन लिख के लाओ। तो वहीं से प्रेरणा मिली। संत कवि पवन दीवान जी की प्रेरणा से मैंने लिख कलम उठाई 1971 में। और उसके बाद फिर उस समय की जानते हो, अपनी 4 लाइन लिखी हुई मैंने जाके दीवान जी को हम सुनाए तो बहुत हंसे। हंसने के बाद बोले, लगातार लिखते रहो, बहुत अच्छा लिखोगे एक दिन।
उसके बाद ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं 2012, 13, 14, 15 लगातार 4 साल तक पवन दीवान जी के साथ में कविता मंच शेयर किया। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने गीत भी लिखे होंगे, जी। तो उनका कोई संग्रह निकाला आपने? हाँ, एक संग्रह का नाम ही मैंने रखा है नंदाज ही का अच्छा। कमरा और खुमरी। वाह। ये चीज़ मैं क्योंकि वो बहुत क्लिक हो गया था वो जी जी। 2012 में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। मतलब मेरे लिए भी ये गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मेरी ही कविता जो है, गीत जो है, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दिन मैं घड़ी चौक पे कविता पढ़ रहा था रात को 12 बजे। अच्छा। वाह। उधर अजीत जोगी शपथ ले रहे थे, इधर मैं कविता पढ़ रहा था वाह। कि अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना। मैंने बहुत दिन तक संघर्ष किया, अब नई सुबह आ गई। जी, क्या बात है। के अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, के अबड़ दिन पहाइन संगी पंग पंग आगे ना, ओ हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। क्या बात है। के राज आगे राज हमर राज आगे ना, ओ हमन छत्तीसगढ़िया हमर राज आगे ना। के अबड़ छेना थापेन संगी का बखरी का बारी, के अबड़ छेना थापेन संगी का बखरी का बारी, अब खरही के रचैया कोने खोजागा संगवारी, हमर राज आगे ना हमर राज आगे ना। आप छत्तीसगढ़ से इतना प्यार करते हैं, कोई यहाँ पर आपको बहुत बड़ा अमाउंट दे दे कि नहीं आप छत्तीसगढ़ छोड़ करके कहीं और बस जाइए, तो क्या करेंगे आप? छत्तीसगढ़ छोड़ सकेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मन पाखी उड़ता ज़रूर है, फिर बार बार वो स्मृतियों की टहनियों पे आके बैठ जाता है छत्तीसगढ़ में। जिसे कहते हैं ना, एक आकर्षण है। और अब तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ के लोग जो यहाँ नहीं है लेकिन किसी दूसरे मुल्क में हैं, वो सोशल मीडिया के ज़रिए आपसे जुड़ते होंगे, कविताएं आपकी उनका आनंद लेते होंगे, तो उनकी प्रतिक्रियाएं आपको मिलती हैं? बिल्कुल मिलती हैं, बातचीत करते हैं। अमेरिका से बात होती है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। जी। पाकिस्तान के लोग भी मेरे को सुनते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा। आप तो मुस्लिम हो, फिर छत्तीसगढ़ी कैसे बोलते हो? और उनको मालूम नहीं ना कि यहाँ की मिठास क्या है। हाँ, मैंने मिट्टी ऐसी बात, मैंने हाँ। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो प्रेम है वो अब लोगों को पता चल रहा है कि वाकई में ये भाषा कितनी संपन्न है और कितने हिंदी के नज़दीक है। मैंने पढ़ने के बाद लोग, जैसे मैं वर्तमान में जितने भी हिंदुस्तान के बड़े कवि, नामचीन कवि, जी। जैसे कुमार विश्वास, जी। हरिओम पवार, इन लोगों के साथ जब मंच साझा करता हूँ, क्या बात है। वाह। सुनील जोगी जी जी राहत इंदौरी साहब तो नहीं रहे, अंजुम रहबर, जी। हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध कवि हैं डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, तो ऐसे लोगों के बीच जब मंच साझा करके अपनी छत्तीसगढ़ी में बात करता हूँ तब ये दुनिया तक पहुँचती है, तब उनको मालूम होता है कि भाषा कितना संपन्न है। मीर साहब, कोई ना यादगार संस्मरण होना ऐसे किसी कवि सम्मेलन का जिसमें ऐसे तमाम लोग आए हैं, उनमें आपने अपनी कविता पढ़ी है और मंच लूट लिया है। हम जानना चाहेंगे उस प्रसंग के बारे में, उस घटना के बारे में। हाँ, इसमें मैंने 2012 में, उसके पहले 2010 में हमारे स्कूल में, 2010 की घटना मैं बता रहा हूँ जहाँ से मेरा उत्कर्ष का आरंभ हुआ। मंत्री हुआ करते थे बृजमोहन अग्रवाल जी, वो हमारे स्कूल में आए तो हमारे क्षेत्रीय विधायक ने कहा, मीर साहब अच्छी कविता लिखते हैं, सुनेंगे क्या? तो उन्होंने सुनाने के फिर माइक में पढ़ा मैं स्कूल में, तो फिर वो विधानसभा में कवि सम्मेलन की परंपरा थी जी। तो बोले कभी विधानसभा में पढ़े? मैं कहा बुलाएगा कौन? बोले हम बुलाएंगे। अच्छा। तो जब विधानसभा में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ तो मीर अली मीर ऐसे कवि हैं जिनको लेने के लिए लाल बत्ती गाड़ी सारा गांव आई थी। उनको याद था। हाँ जी। विधायक को बोले, हम मंत्री जी हमारी गाड़ी ले जाओ, सारा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर है और मीर अली मीर को ले आओ। तो मुझे वो चीज़ आज भी देखो, जब मेरे को गाड़ी, लाल बत्ती गाड़ी उसमें हुआ करती थी। जी जी। एक कवि को कविता पढ़ाने सबसे बड़े
ग्राम पंचायत विधानसभा में पढ़ने के लिए। तो मैं तो आपको तो राज कवि की तरह बुलाया गया था ना? हाँ, मैं नाई की दुकान में बैठा था, जी। शेविंग करा रहा था। तो बोले यहीं से तुम चलो, घर खबर कर दो। तो जैसे था मैं अच्छा। उसी गाड़ी में बिठा के ले गए। विधानसभा पहुंचा तो सैनिक लोग ऐसा अटैक नहीं करते जी, थे, जी। बोले हमारे साथ हैं। तो फिर अंदर तक चला गया। फिर वो हमारे विधायक नाम लिख के भेजे अनाउंसर को कि भाई मीर साहब भी कविता पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक 10 कवि बैठ चुके थे मंच में, मेरा अच्छा। नाम नहीं था जी, उसमें। जी। मैंने मेरी एंट्री वाइल्ड कार्ड एंट्री कही जाए। अच्छा। उसके बाद वो लिख के दिए थे, अनाउंस करने वाला ध्यान नहीं दिया। तो वो वर्मा जी होते थे सचिव वहाँ पे विधानसभा के, जी। उनको बुला के बोले चिट्ठी लेके जाओ, मीर साहब का नाम अनाउंस करवाओ। उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ। अब मंच पे गया मैं, जी। सबसे आखिरी में बैठा। तो जो मंच संचालन कर रहे थे मेरे पास आके बोले, कैसे लोग हो तुम लोग, एयरपोर्ट लगा के घुस जाते हो मंच में, क्या पढ़ते हो, मैं आपको कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं। छत्तीसगढ़ के बड़े कवि हैं वो, क्या पढ़ोगे आप, कब पढ़ोगे? मैं कहा जब पढ़ाइए आप। तो बोले ये मैडम के बाद आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद जब मैं बैठने लगा तो सीएम साहब नीचे बुलाए। नीचे बुला के सारे मंत्रियों से, विधायकों से, सबसे मेरा परिचय हुआ। तब तक मंच साइलेंट है। ओहो। फिर ये मुख्यमंत्री बोलते हैं, संचालक महोदय मीर साहब और पढ़ेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, और पूरा सुनने गुरूर उनका जो था। हाँ। जी। तो वो बोलते हैं मीर साहब जब मैं कहूँगा तब तो पढ़ेंगे। हाँ। उन्होंने कमेंट कर दिया वहाँ से। तब तक मैं मंच में गया तो संचालक महोदय ने जो बात कही वो मेरे को पूरे जीवन याद रहेगा। उन्होंने कहा अपना नाम लेकर के कि मैं ऐसा कवि हूँ जो 30 साल से मंचों में कविताएं पढ़ रहा हूँ, और आज मैंने मीर अली मीर ऐसे कवि के रूप में देखा जिनकी कविताएं, जिनकी पंक्तियां, जिनके कहने का अंदाज, ऐसा कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई पुलिस नहीं, जिनके हाथ की तालियां बिना कहे लगातार बजती रही कविताओं के साथ, बिना कहे। आपके शब्दों में कितने दिनों को छुआ सोचिए। हाँ, मैंने पूरा गेट जाम हो गया। जी, मैं देखता रहा जी। एकदम। मैंने इस ढंग से जब कविता का रंग मैं देखा, उसके बाद तीसरे दिन मेरे पास खबर आती है कि आपको हेलीकॉप्टर में सीएम के साथ काव्य पाठ करने के लिए जाना है। अब मैं वही सोच रहा हूँ कि कितने अभिभूत हो गए वो। तो मेरे परिवार के लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बड़ी तैयारी की है इन लोग। हाँ। उस समय फिर मेकअप वेकअप करना मैं सीखा। पहले तो कुछ लगाता नहीं था। ये पहनना है, ये करना है, ऐसे जाना है। और सबसे बड़ा, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, मैं आपने बताया कि आप रिटायर हो गए, लेकिन मैं कहूँगा आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है। और वाकई जिसको कहते हैं ना, बहुत ही ग्रेसफुल पूरा व्यक्तित्व आपका, इतना गरिमामय है। और वो तभी आता है जब, एक तो क्या है कि चेहरे पर भी वो नूर तभी आता है जब आपके भीतर वो नूर हो, और वो नूर तभी आता है जब आप लोगों के साथ वो नूर बांटते हैं, उनके दुख दर्द को शेयर करते हैं। और सहजता जब हमारे भीतर होती है, कोई बनावट नहीं होती, तो वो अपने आप जो है वो सारी चीज़ें ऊपर वाला आप पर बरसाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी जो सहजता थी, सरलता थी, जो मासूमियत जो व्यक्तित्व की है, उसने, और आपकी कविता की डेप्थ ने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ऊंची दुकान और फीका पकवान, यहाँ तो क्या है कि ठीक है दुकान हमारी दिखने में कैसी हो, पकवान आपने जो एक बार उनको चखाया तो वो सब के सब जो है वो आपके मुरीद हो गए। तो मुझे ये बताइए कि मीर साहब, कवि के लिए तो बहुत बड़ा आसमान होता है, और उसको कई मौके मिलते हैं, मंच पर है, फिर कविता के अपने आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए अपने सुनने वालों तक वो पहुंचता है। लेकिन एक माध्यम ऐसा है जहां सब लोग जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वो है सिनेमा। और छत्तीसगढ़ का सिनेमा भी अब बहुत स्थापित हो चुका है, और उसकी अपनी एक जगह है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या फिल्मों से भी बुलावा आया, वहाँ मौके मिले आपको, या फिल्म के लिए अगर आपने लिखा है तो वो भी शेयर कीजिए, हमारे साथ साझा कीजिए, बताइए उसके बारे में। मैंने इसमें एक अच्छा संस्मरण मेरे लिए ये रहा कि जितने भी फिल्मकार हैं अपने छत्तीसगढ़ में, सारे लोगों ने मुझसे संपर्क साधा मैंने गीत लिखने के लिए। लेकिन मनोज वर्मा एक ऐसे निर्माता निर्देशक मिले जो मुझे ढूंढते रहे 2012 के बाद। ओके।
2.5 साल मुझे उन्होंने ढूंढा जी। कि आदमी कौन है, कहाँ का है, क्या है, कैसे मैं इनसे मिलूँगा। तो एक बार संस्कृति भवन में कोई कार्यक्रम था, तो मैं ये कविता पढ़ा तो मेरे पास आए, बोले ये कविता आपकी है क्या, और आप ही मीर अली मीर हैं? तो बोले हाँ, तो चलो मेरे साथ। फिर मेरे को स्टूडियो ले गए, तो उन्होंने अभी कहानी सुनाई, भूलन कांदा उपन्यास के ऊपर लिखी हुई, और उसका शीर्षक दिया बाद में उन्होंने भूलन द मेज। जी, जी। अवार्ड भी मिला उसको, नेशनल हाँ, अवार्ड नेशनल अवार्ड मिला, गवर्नमेंट सब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उनको अवार्ड दिया। और छत्तीसगढ़ की शायद पहली फिल्म है जिसको हाँ, राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उनको जो लेखक है संजीव बख्शी जी, जी। वो आत्मा को टटोलने वाली बात कह दी उन्होंने। बोले मीर साहब, इस गीत को आप क्या मेरे लिए लिखे थे ओहो। कि मेरी इस किताब के ऊपर आपकी रचना एकदम फिट बैठ गई है, जी। ये मेरे को हर हाल में रचना चाहिए, ऐसा करके। अच्छा। तो ननाज ही रचना, बहुत रिहर्सल हुआ। अच्छा, वही उसमें फिल्म में? हाँ, फिल्म में है नंदाज ही। और मेरी एक रचना उसमें और मैंने लिखी, एक सिचुएशन दिया उन्होंने भकला के ऊपर, जो कि अमावस के देहरी मादिया कस अंजूर, हमर जिंदगी लगा थे बरपन गे सजो। मैंने अमावस जैसी रात्रि में दीपक का उजाला, ये मेरी कल्पना जब गीत के माध्यम से आई, तो उसको भी उन्होंने फिल्म में लिया। और जब फिल्म की शुरुआत होती है तो एक बंसी की धुन होती है, जी। वो धुन मेरे गीत को लेकर के उन्होंने धुन, और जो कोटवार बना है वो गीत को बीच बीच में गाता है। तय तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार में, ये धुन है। तय तरोई फोक लाला मिझारे कैसे वो चनादार माँ, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, के आमा संगो ही मिलाए सजनी, नून चरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार माँ। एक आपका कंठ एक तो इतना सुरीला है, एक तो कविताएं बहुत सुंदर, और उनको जब सुरीले कंठ से उनकी अदायगी हो तो जाहिर सी बात है वो आत्मा को छूती हैं और बहुत। लेकिन कविता की अगर हम बात करें तो कविता के तो 9 भाव हैं, 9 रस हैं उसमें। जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं वो भक्ति का रस है, प्रेम का रस है और हास्य है। तो आपने हास्य रस में भी कविताएं लिखी हैं, या अगर ऐसा है तो एक आध हास्य रस की कविता भी? कि का कहो संगी कैसे मुका गए, और माखुर के झुकैया चेपटी में बेचा गए। थोड़े से शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है, और इसमें संदेश भी है। हाँ, कि का कहो संगी कैसे मुका गए, और माखुर के झोंकैया चेपटी में बेचा गए। साल भर भर झोंके रहे फिर आगे अक्ति, और चिरहा बंडी ले झांका थे तोर पक्ति। फिर देख बे जिंदगी कैसे काल उलवा गए, और का कहो संगी कैसे मुका गए, और माखुर के झोंकैया चेपटी में बेचा गए। और श्रृंगार भी मैं लिखता हूँ तो परिवार बैठ के सुन सके, ऐसा श्रृंगार। जी जी। उस पक्ष में मैंने छत्तीसगढ़ी में श्रृंगार की बातें की हैं। मैं तो, क्योंकि कविता पे हम जब सुनते कई बार तो लगता है कि कई सारे मंच जो है वो लतीफ़ेबाजी का मंच बन गए हैं। तो उसमें जो एक गंभीरता होनी चाहिए, गांधीर्य जो होना चाहिए सुनने का, और जो आनंद आता है वो नहीं है। लेकिन मैं आपने जो भी रचना सुनाई है, परम आनंद आ गया। वो देखिए, अगर ना कवि खुद अपने मुंह से बोले तो कोई मतलब नहीं, लेकिन सुनने वाला यदि उसके मुंह से वाह निकलता है और आह निकलती है, तब तो बात है कि कवि का जो श्रम है, उसका जो कार्य है वो सार्थक हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपने इस दौर में, जब घर घर लोगों के पास में आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं और पहुंच वो है, वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मत लिखिए। गुलेरी जी ने 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों से वो अमर हो गए। अगर आप बहुत क्वालिटी काम करते हैं, बहुत गुणात्मक काम करते हैं, तो वो लोगों को ज़्यादा छूता है। मैं अब जो एक बहुत ही, क्योंकि कई लोगों को जब आप एक पब्लिक फिगर हो जाते हैं तो आपकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। आप चूँकि आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, कैसे आपकी दिनचर्या होती है, फिर आपके परिवार में कौन-कौन है, उनके बारे में जानना चाहिए। हाँ, परिवार तो बहुत संपन्न परिवार है मेरा। हमारी जो
पत्नी है, पूरे घर परिवार को पूरा जीवन संभालने में अपने लगा दी और बड़ी इबादतगार हैं। जी। जब भी हम घर आते हैं तो वो अपने इबादत में लगी रहती हैं। उसके बाद हम लोग को देख के फिर उनको फुर्सत का समय मिलता है तो फिर खाने पीने की व्यवस्था में आज भी लगी रहती है। 3 बेटियां हैं मेरी और तीनों बेटियों ने मेरे को इतना अच्छा संस्कारी शिक्षा उनसे भी मैं लेता हूँ क्या बात। कि उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका काम करने का तरीका और समाज में उनकी उपस्थिति कैसे अंकित हो जाए, ऐसा प्रयास मेरी बेटियां करती हैं। खूब पढ़ी हैं। कई बार तो मेरी बेटियां अपने लेख में भी लिखती हैं कि पापा हमको स्टेशन छोड़ने नहीं आए। जब IAS कोचिंग के लिए दिल्ली गई तो मैं स्टेशन नहीं गया टिकट कटाने, मतलब खुद जाओ, खुद टिकट कटाओ, अपने पैर में खड़े हो जाओ। अभी छोटी बेटी हमारी बॉम्बे गई थी तो हमको उसको बॉम्बे से जाने के बाद खबर लगी कि वो बॉम्बे पहुंच गई। तो मैंने इतना संबल दिया है अपनी बेटी को। और मंझली वाली बेटी तो बचपन से बोलती थी कि भाई हम तो शिक्षक बनेंगे, अब आज वो शिक्षक है। मतलब बेटियों के साथ जैसे कहते हैं ना, एक पिता का दोस्त का एक जो रिश्ता होता है, दोस्त का, मार्गदर्शक का, वो उनसे मार्गदर्शन ले सकें, अपनी बात कह सकें। कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि हमारे घर में भी पिता कैसे हुआ करते थे। पिता जैसे ही घर में दाखिल होते थे तो पूरे घर में सन्नाटा, जैसे कोई शेर जंगल से गुजर रहा है। और सारी बातें हम लोग अपनी माँ से कहते थे, है ना, कि माँ थ्रू प्रॉपर चैनल। तो अगर पिता के साथ बच्चों का एक ऐसा रिश्ता, संवाद का रिश्ता बनता है तो बहुत अच्छा और बहुत ही वो सकारात्मक संकेत है। सब लोग अपने जगह में खुश हैं। एक आखिरी सवाल, जी। कभी बहुत संवेदनशील होता है, जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आपके दौर का सिनेमा अलग था, आपके दौर का संगीत अलग था, खान पान, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और सामाजिक माहौल, भाईचारा बहुत अलग था। आज जिस तरह का परिदृश्य बदला है हर संदर्भ में, कैसा वो उसके बारे में कैसा लगता है आपको देख करके? उससे पीड़ा होती है आपको? उसके प्रति कितने आशावान हैं आप कि अच्छा समय आएगा? क्या सोचते हैं कवि के नाते, एक इंसान के नाते आप, और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते? भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से इतना सिमट गया है हमारा संसार, इतना छोटा हो गया है परिवार, और लोगों में चिंतन करने की जो भावना है ना वो विलुप्त होने लगी है। सोचने की कमी हो गई है। वही मैं देखता हूँ समाज में जा कर के कि हमें क्या करना है, ये हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य से विमुख होते लोगों के कारण समाज में बहुत सारी पीड़ाएं जो हैं अपना घर बना रही हैं। तो मैं जा कर के यही संदेश देता हूँ कि आप अपने स्वयं के प्रति जिम्मेदार बने, समाज के प्रति जिम्मेदार बने। समय परिवर्तनशील है, मैं मानता हूँ, लेकिन परिवर्तनशील होने के साथ साथ आप अपने आप को उस परिवर्तन के दौर में अपनी पिछली संस्कारों को लेकर क्यों नहीं जाते। हमारे संस्कार और संस्कृति साथ में रहे और हम परिवर्तन को स्वीकार करें। तो निश्चित रूप से परिवर्तन का दौर है, विज्ञान का दौर है, लेकिन हम अपनी संस्कृति और संस्कार को साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से नया युग हमारे लिए एक बड़ा अच्छा संदेश देने वाला होगा। आखिरी में हम भी कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने दर्शकों को, लेकिन संदेश हम नहीं, हम आपकी कविता के जरिए देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज की इस बातचीत का समापन आपकी आवाज़ में एक खूबसूरत रचना से। बेटी हमर धन, बेटियों के ऊपर छत्तीसगढ़ी में मेरी ये रचना है कि तोरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी माई हर धरती के सिंगार, ककरो बेटी झन गाँव, ककरो बेटी झन गाँव, संग बारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाई, जग सुन्ना हो जाही रे संगवारी, जग सुन्ना हो जाही रे संगवारी, कि तोरो घर है बेटी
आओ मोरो घर है बेटी बेटी माही हरे धरती के सिंगार ककरो बेटी जन गाँव सिजोए दिया के भिजोए बाती कस बग रही आजोर हमरो बेटी हुई सजोर हमरो बेटी हुई सजोर और बिनायो तरे कोख में झन बूतावे ककरो बेटी झन गावे ककरो बेटी झन गावे सांगवारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसा जाए कि तोरो घर है बेटी आउ मोरो घर है बेटी बेटी माही हरे धरती के सिंगार ककरो बेटी जन गावे ककरो बेटी जन। बहुत ही सुंदर कविता, गहरे अर्थ से भरी हुई एक प्रेरक कविता। बेटी धन है, बेटी लक्ष्मी है, और आपने तो बेटियों को इतना आगे बढ़ाया है, और एक पिता जो ऐसा सोचता है वही ऐसा कर सकता है। और आपकी कविता तो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है कि वो बेटी को धन समझें। बेटी कितना बड़ा उपहार है कुदरत का, परिवार के लिए, समाज के लिए, वो देश के लिए, और कल को वही इस देश को अच्छे नागरिक देगी। तो बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को बचाएं। इस कविता के ज़रिए ये जो एक संदेश हम तक पहुंचा है, इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं। मैं आप सब की ओर से मीर अली मीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वक्त कैसे बह गया कविता की तरह, समझ में ही नहीं आया, और इतना आनंद आया आपके स्वर में। आपने जिस तरह से तरन्नुम में आपने अपनी रचनाएं सुनाई, हमारा जैसे कहते हैं ना दिन बन गया, और जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देखेगा उसका दिन बन जाएगा। मैं आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कविताएं हम सबको देते रहें। मैं ये मेरी शुभकामनाएं अपने चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। प्रिय दर्शकों, आपने मीर अली मीर साहब की रचनाएं सुनी, उनसे की गई हमारी बातचीत सुनी, उनके संस्मरण सुने, बहुत आनंद आया होगा। और कविताएं तो आपने सुनी ही सुनी। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में दूसरे पहलू से भी हम जानना चाहते हैं, और ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया। उनकी एक बेटी से हम आपको मिलवा रहे हैं। बेहद शुक्रिया सर। और मैं तो अभी दोगुनी उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि जिनको इतना सुना है और जिनको हम हमेशा से फॉलो करते आ रहे हैं, आपकी जो खूबसूरत आवाज़ है जिसके हम सब दीवाने हैं, वो आपसे बातचीत कर रहे हो तो खुशी दोगुनी हो जाती है। शुक्रिया। पापा के साथ यह है कि पापा हमेशा से मेरे हीरो रहे हैं। वो जब बहुत फेमस नहीं थे तब भी, और अभी तो खैर पूरे छत्तीसगढ़ और दुनिया के लोग उनको जानने लगे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज के सब दोस्त हैं, तो पापा को देश विदेश सारे जगह पे लोग सुनते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे भेजा, तुमको एक बहुत ही खूबसूरत एक छत्तीसगढ़ी गीत मैं भेज रहा हूँ, इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा है। मैं बोली भेजो भाई। मैंने बोला मेरे पापा भी तो हैं, हाँ मुझे पता है अंकल कवि हैं, मैं बिला नहीं हूँ, लेकिन मैं भेजता हूँ, तुम सुनना। ठीक है, तो मैंने सुना, तो देखा कभी सुना है ऐसा, कभी ऐसा गीत सुना है छत्तीसगढ़ी का? मैं बोली हाँ मेरे पापा हैं ये। मजाक कर रही हो? नहीं तुम सच बताओ, मजाक मत करो। अरे सच में यही मेरे पापा है। तो वो कुछ देर तक शॉक में ही रहा, और फिर अब जब वो मेरा तारुफ कराता है तो वो कहता है कि आमना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और सबसे बड़ा उनका तारुफ ये है कि वो मीर साहब की बेटी है। तो इसलिए और ज़्यादा हमारे रिश्तों में और गहराई आई है, क्योंकि उनकी मदर मेरे पापा की बड़ी फैन है। आप भी लिखती हैं, तो भाई एक तो क्या है कि अपने पिता के बारे में बोलते हुए, वो जब पिता की उपलब्धियां ऐसी हों तो बेटी को तो गर्व होता ही है, लेकिन एक पिता को भी तो गर्व होता है जब वो अपनी बेटी की उपलब्धियों से वाकिफ होता है उसके बारे में। तो जैसे आपके ख्यालात अपने पापा के बारे में, तो पापा भी तो आपके बारे में ऐसे ही सोचते हैं, और मैं समझता हूँ कि आज आप जिस जगह पर हैं उसके पीछे पापा का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा बहुत बड़ी ताकत है। ये एक बात मेरे साथ और
बहुत गर्व मुझे महसूस होता है। पापा कभी गुस्से में कहते कोई बच्चा मेरी तरह नहीं है, क्योंकि पापा ऑलराउंडर, पढ़ाई में एक नंबर, स्कूल में स्पोर्ट्स में एक नंबर, सब में एक नंबर। तो मम्मी ने एक दिन बोला खुशबू है ना आपकी जैसी, देखो सब में एक्टिव है। तो मैंने अरे वाह, ये मेरे लिए इतना प्राउड मोमेंट था कि चलो मैं पापा जैसी, क्योंकि बचपन से मेरे को पापा की तरह चलना, पापा की तरह उठना बैठना, बात करना, सब कुछ मैं हमेशा पापा को कॉपी करती हूँ। तो खुशबू आपका पेट है? मेरा पेट है, मैं घर का। चलिए, आप मतलब अपनी खुशबू, अपने गुणों की खुशबू बिखेर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इस बातचीत के आखिर में, चूंकि आपने वो जिज्ञासा जगा दी है ना, और आप भावुक भी हो गई हैं। मेरी किताब का विमोचन पापा ने ही किया। वाह वाह वाह। तो हम चाह रहे हैं कि उसमें से कुछ पंक्तियाँ आप हमारे साथ साझा कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। कि दुखती रख पे न हाथ रखो झुलस जाओगे, आग से खेलना यहाँ सबको नहीं आता, मजहबी भेद मिटाने की जो करोगे गुस्ताखी, कौन है जिसको उंगली उठाना नहीं आता। इंसान को इंसान का दुश्मन बनाकर देखो, कि इंसान को इंसान का दुश्मन बनाकर देखो, ये वो धंधा है जो कभी घाटे में नहीं जाता, एक दूसरे पे उंगली उठाने में मजा आता है, सड़क पे रोता हुआ बच्चा नजर नहीं आता। बरसाते हैं अंगारे नफरत के हर रोज यहाँ, बरसाते हैं अंगारे नफरत के हर रोज यहाँ, कुछ लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं आता। तू मैं करके खाक हो जाएंगे एक दिन, तू मैं करके खाक हो जाएंगे हम एक दिन, मोहब्बतों का तौर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। कुछ लोगों को बात कड़वी लग सकती है, कुछ लोगों को ये बात कड़वी लग सकती है कि सच का जायका सबको पसंद नहीं आता, कि सच का जायका सबको पसंद नहीं आता। वाह 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 वाह। पितरो घर है बेटी औ मोरो घर है बेटी, बेटी मई हरे धरती के सिंगार, ककरो बेटी जन गावे, ककरो बेटी जन गावे, संग बारी नहीं ते भुइया के भगवान रिसाया।